हेलो गाइस, आप देख रहे हैं वाईजी लॉ और मैं हूं वाईजी और आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। आर्टिकल 14 लिटरली 2 लाइन का एक सेक्शन है, मतलब आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एज इट्स हेड, और फिर उसके बाद ये 2 लाइन बताता है द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। बस खत्म हो गया आर्टिकल 14। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगले वीडियो में। नहीं हुआ ख़त्म, ऑब्वियसली इतनी जल्दी थोड़ी ना ख़त्म होएगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ में 3 कीवर्ड इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला तो एनी पर्सन। अब यहाँ पे एनी पर्सन है तो ये तो छोटी सी बात है कि हाँ भाई ये सिटीजन्स को भी और नॉन सिटीजन्स दोनों के पास अवेलेबल है राइट। तो ये तो इतनी सी बात हो गई। बड़ी बात है इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। यहाँ पे इक्वालिटी ही देनी थी तो फैंसी दो अलग अलग टर्म्स की यूज़ करें, कुछ मतलब होगा ना इनका, इसीलिए यूज़ करें। तो अपन इनका मतलब देखेंगे। इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करें तो वो एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव कॉन्सेप्ट मतलब इसमें आपको हर पर्सन को इक्वली ट्रीट करना है। नेगेटिव क्यों है ये? क्योंकि ये बोलता है आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, या आपको कुछ नहीं करने को बोलता है, ठीक है, इसलिए नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये जो आया है ये रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट से आया है। रूल ऑफ लॉ का जो ओरिजिनेटर थे वो थे सर एडवर्ड कोक। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि कोई भी आदमी लॉ से ऊपर नहीं है। पहले के टाइम पे राजा होता था ना, टॉप पे राजा, तो रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि राजा भी लॉ से नीचे है। एक छोटे से छोटा सर्वेंट, एक छोटे से छोटा कांस्टेबल, एक छोटे से छोटा अनएम्प्लॉयड कोई भी आदमी, ठीक है, और एक प्राइम मिनिस्टर, वो रूल ऑफ लॉ में दोनों बराबर हैं। प्राइम मिनिस्टर राजा नहीं हो जाता, ठीक है, प्रेसिडेंट राजा नहीं हो जाता। तो रूल ऑफ लॉ का ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इस रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को और इम्प्रूव किया था एवी डाइसी ने। प्रोफेसर डाइसी ने 3 प्रिंसिपल्स दिए थे जो फॉलो होने चाहिए रूल ऑफ लॉ में। सबसे पहला एसेंशियल है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, मतलब लॉ सुप्रीम होना चाहिए। लॉ से ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट लॉ से ऊपर नहीं होनी चाहिए, रूलर लॉ से ऊपर नहीं होना चाहिए, लीडर लॉ से ऊपर नहीं होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर लॉ से ऊपर नहीं होना चाहिए। लॉ सबसे ऊपर होना चाहिए। दूसरा है इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब सबके लिए लॉ बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लोगों के लिए, जो टॉप के लोग हैं उनके लिए अलग लॉ है और जो नीचे के लोग हैं उनके लिए अलग लॉ है। और तीसरा एसेंशियल है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। इस प्रिंसिपल के हिसाब से बोलते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो ऑर्डिनरी लॉ से आया है। जो रियल सोर्स ऑफ राइट ऑफ इंडिविजुअल है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो रूल्स हैं जो डिफाइन और इन्फोर्स करता है कौन? कोर्ट करता है। ये कॉन्सेप्ट जो थर्ड वाला है ये अपने इंडिया में इतना एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि अपने यहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है। समझ गए? अपने यहाँ कोर्ट्स नहीं है सुप्रीम, अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है सुप्रीम। कोर्ट्स भी चाहें तो कॉन्स्टिट्यूशन को डिनाई नहीं कर सकते। तो ये बात हो गई इक्वालिटी बिफोर लॉ की। लेकिन इक्वालिटी बिफोर लॉ में एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि आप सबको इक्वल ट्रीट करोगे ना तो होलिया इस दुनिया का। क्योंकि आप एक अपाहिज को, मान लो कोई व्हील चेयर पे है और एक 2 टांग पे है, अब उनकी रेस करा लो इक्वल स्टार्टिंग लाइन से और इक्वल फिनिश लाइन रखो, और कभी जीत जाए व्हील चेयर वाला तो काफ़ी अच्छी व्हील चेयर होगी उसके पास, ठीक है, वरना तो नहीं जीतेगा, क्योंकि नहीं जीतेगा ना डिसएडवांटेज पे। ऐसे ही कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं वो डिसएडवांटेज में रहते हैं, ठीक है, वुमेन डिसएडवांटेज में रहती है, बच्चे डिसएडवांटेज में रहते हैं, कोई गरीब है वो डिसएडवांटेज में रहता है। आप एक 5 साल के बच्चे को और एक 25 साल के एडल्ट को सेम लॉ से ट्रीट नहीं करोगे, अलग अलग होंगे, है ना, क्योंकि उसको ज़्यादा ज़रूरत है बच्चे को प्रोटेक्शन की। तो ये जो चीज़ है ये कहलाती है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये कॉन्सेप्ट यूएसए के 14th अमेंडमेंट से लिया गया है और एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको जो लाइक हैं उनको इक्वल ट्रीट करना है। जो बराबर के लोग हैं उनको बराबर ही ट्रीट करो, जो बराबर के नहीं है उनको बराबर ट्रीट मत करो। मतलब डिस्क्रिमिनेशन आप कर सकते हो, लेकिन वो जो डिस्क्रिमिनेशन है ना वो आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए, वो रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। इसीलिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में भी क्लास लेजिस्लेशन नहीं अलाउड है। क्लास लेजिस्लेशन क्या होता है? क्लास लेजिस्लेशन होता है कि एक आप इम्प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन कर दो, ठीक है, कोई मतलब आपका अचीव नहीं करना कोई गोल आपको इक्वालिटी का, आपने बस ऐसे ही डिस्क्रिमिनेशन कर दिया और आप एक ग्रुप को आर्बिट्रेरी अलग से सेलेक्ट कर रहे हो और उनको है ना प्रिविलेजेस दे रहे हो कि भाई हाँ तुमको ये फ़ायदे मिलेंगे, लेकिन उसके ग्राउंड्स क्लियर नहीं है, उसका एम क्लियर नहीं है। तो ये हो गया क्लास लेजिस्लेशन, जब वो आर्बिट्ररी होता है। ये अलाउड नहीं है। अलाउड क्या है? रीजनेबल क्लासिफिकेशन। रीजनेबल क्लासिफिकेशन तब होता है जब इंटेलिजिबल डिफरेंशिया के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया क्या होता है? इंटेलिजेंट रीजन फॉर क्लासिफिकेशन। जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो जो क्लासिफिकेशन हुआ है, जो डिस्क्रिमिनेशन
लेजिस्लेशन हुआ है, अगर वो रीजनेबल है कि नहीं, ये कैसे डिसाइड होएगा? सबसे पहली चीज़ तो उसका रिलेशन होना चाहिए विद द रैशनल टू बी अचीव्ड। आप क्या करना चाहते हो? आप इनइक्वालिटी इरेडिकेट करना चाहते हो, आप चाहते हो सब धीरे धीरे इक्वालिटी की तरफ जाएं, तो आपका ऑब्जेक्टिव इक्वालिटी अचीव करना है, ठीक है। अनइक्वल्स को आप प्रिविलेजेस देना आपका ऑब्जेक्टिव है ताकि वो बराबर पे आ सके, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो एक रैशनल होना चाहिए, एकदम रैंडम नहीं होना चाहिए कि कुछ ग्रुप चूज़ कर लिया और इनको दे दिया। गवर्नमेंट बोले कि जिन जिन लोगों के पास 5 करोड़ से ऊपर पैसे हैं उन सबको हम एक एक प्लॉट ज़मीन का देंगे, तो ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ ना, उनके पास पहले से पैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रैशनल कुछ है नहीं जो अचीव करना है। और दूसरी चीज़ कि रैशनल जो अचीव करना है ना, उसके लिए आप लॉ बना रहे हो, तो वो लॉ का रिलेशन होना चाहिए कुछ जिससे वो रैशनल अचीव हो सके। तो सबसे पहले एक रैशनल होना चाहिए और जो आप कर रहे हो, ठीक है, जो आपकी एक्ट है जिससे आप वो अचीव करना चाहते हो उसका रिलेशन होना चाहिए रैशनल से, तभी वो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होगा, तभी वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन होगा और तभी वो अलाउ होगा, वरना वो अलाउ नहीं होगा। तो गाइज ये हो गया इक्वालिटी बिफोर लॉ की थ्योरी कंप्लीट। लेकिन इसके केसेस भी पढ़ने हैं। अब केसेस में देखो, आप किताब खोल के देखोगे तो 100+ केस मिल जाएंगे हर किताब में, हर ढंग की किताब में, MP जैन में, VN शुक्ला में, JN पांडे में केस ही केस है। मतलब पूरे आर्टिकल 14 में थ्योरी ये वाली थ्योरी समझा के बस केस ही केस है। तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट केस मैंने निकाले, अब सारे तो नहीं निकाल सकता मैं और सारे वीडियो में पढ़ा भी नहीं सकता, लेकिन मेरे हिसाब से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ये केसेस हैं। एकदम शॉर्ट में अपन देखते हैं क्योंकि इतना इरेलेवेंट है। सबसे पहला है एयर इंडिया वर्सेस नारगेश मिर्ज़ा। ये काफ़ी फेमस केस है। इस केस में कोर्ट ने बोला था कि अगर आप एक एयर होस्टेस को टर्मिनेट करते हो क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई है, ठीक है, ये एयर होस्टेस के लिए बना दिया होगा इन्होंने कोई रूल की प्रेग्नेंट होते हैं हम आपको टर्मिनेट कर देंगे, तो बोले ये आर्टिकल 14 के अगेंस्ट में है। ऐसे जल्दी जल्दी करेंगे, उसके बाद पॉज करके पढ़ लेना अगर पढ़ना है तो। नेक्स्ट है रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में बोला था कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है ना, वो फंडामेंटल राइट तो नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में, लेकिन वो क्लियरली एक कॉन्स्टिट्यूशनल गोल ज़रूर है। मतलब कोर्ट ने एक्नॉलेज किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल गोल है, फंडामेंटल राइट के लेवल पे वो नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल गोल है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। नेक्स्ट केस है DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कोर्ट ने बोला था कि अगर आप ऐसा क्लासिफिकेशन करते हो, जो रिटायर हो रहे हैं लोग, एक रिटायरमेंट डेट पे, एक रैंडमली एक रिटायरमेंट डेट आपने आर्बिट्रेरली डिसाइड करी और उनसे पहले जो रिटायर हो रहे हैं, बाद में जो रिटायर हो रहे हैं, उनके साथ आप डिफ्रेंसिएशन कर रहे हो, तो वो इर्रेशनल है, वो आर्टिकल 14 के अगेंस्ट में है। नेक्स्ट केस है मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। IPC का काफ़ी लैंडमार्क केस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, काफ़ी बार एग्जाम में आता है। इसमें सेक्शन 303 जो था ना, जो मैंडेटरी डेथ पेनल्टी प्रोवाइड करता था, अगर जेल के अंदर कोई लाइफ इम्प्रिजनमेंट में है और वो मर्डर कर देता तो उसको पक्का पक्का देनी ही पड़ेगी मैंडेटरी डेथ पेनल्टी। तो ये इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया था मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब ने सेक्शन 303 को। नेक्स्ट केस है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें बोला गया था कि जो पर्सन है ना, एनी पर्सन लिखा था उसके अंदर, एनी पर्सन लिखा ना आर्टिकल 14 में, सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। तो कोर्ट ने बोला कि पर्सन में सिर्फ मेल और फीमेल नहीं आते, उसमें हिजड़ाद और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी इंक्लूड होती है डेफिनेशन ऑफ पर्सन में। तो ये आर्टिकल 14 का एम्बेट वाइड कर दिया था और करना ही चाहिए। नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में LGBT इंडिविजुअल्स को अलाउ किया था लीगली कंसेंशुअल इंटरकोर्स करने के लिए। मतलब सेक्शन 377 ऑफ IPC पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल हेल्ड नहीं हुआ था, लेकिन इतना अनकॉन्स्टिट्यूशनल इतना हटा दिया था जितना वो इक्वालिटी वायलेट करता है सेम सेक्स कपल्स की, क्योंकि अलाउड नहीं था उस सेक्शन के अंडर में। बाकी अभी सेक्शन वो अभी भी है, लेकिन कंसेंशुअल होमोसेक्सुअल एक्ट्स अब क्रिमिनल एक्ट नहीं रही। और अपना लास्ट केस इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये है सबरीमाला जजमेंट। इसमें जो मेंस्ट्रुएटिंग ईयर्स होते हैं ना वुमेन के, तो मेंस्ट्रुएटिंग टाइम जब होता है पीरियड्स वगैरह का, तब उनको एंट्री नहीं मिलती थी टेंपल के अंदर में। तो इसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया क्योंकि ये भी एक पुरानी रिलीजियस प्रैक्टिस दकेन उसी पे चल रहा है और आर्टिकल 14 के वायलेटिव में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेज जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, तो इसको पॉज करके यहाँ पढ़ लो। पॉज कर लिया, पढ़ लिया। तो गाइज अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वही आपको पता ही है, कॉन्स्टिट्यूशन की अगर प्लेलिस्ट देखनी है तो प्लेलिस्ट की स्पेलिंग ये यहाँ प्लेलिस्ट आएगी यहाँ पे। और अगर मेरा पेड कोर्स देखना है तो पेड कोर्स या कोर्सेज भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है आप ये वीडियो कब देख रहे हो, तो आप वो यहाँ पे देख सकते हो। और वीडियो को वही एज़ यूजुअल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, क्योंकि उससे दिखता है कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो और सपोर्ट तो सबको अच्छा लगता है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।